हेलो फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका IQ विज्ञान में। तो आज का हम एडिटोरियल एनालिसिस देखेंगे और हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे टोटल। तो कौन कौन सा न्यूज़ हम कवर कर रहे हैं ये मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जो जो न्यूज़ आर्टिकल इसमें हम कवर करेंगे और ये यही आर्टिकल आपका आज का पेपर में इंपॉर्टेंट है। बाकी जो है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए हमने उस पर टाइम वेस्ट नहीं किया, उसको आप स्किप कर सकते हैं। तो इसके अलावा मैं बता दूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, यहाँ पर लिंक है और नोटिफिकेशन दबा दें। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। पहला आपका जो फ्रंट पेज पे एक न्यूज़ है, स्लैश स्टाफ एट मिशन इंडिया टेल्स पाकिस्तान। ये ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन इसमें एक आपका ये जो न्यूज़ है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो पाकिस्तान के हाई कमीशन जो है यहाँ पे इंडिया में दिल्ली में, और अपना जो हाई कमीशन है पाकिस्तान में, वहाँ पे स्टाफ जो उन्होंने कम किया है, आधा अप्रॉक्स हाफ 50% कर रही है। इसके लिए पाकिस्तान को उन्होंने ऑलरेडी इंटीमेट कर दिया है कम करने के लिए। तो ये बेसिकली अभी जो एक एपिसोड्स आपने देखा था हाल में, 1 वीक में 2 वीक में, कि हमारे कुछ हाई कमीशन के ऑफिसर्स को वहाँ पे उन्होंने है ना गिरफ्तार कर लिया था, इल ट्रीटमेंट हुआ था उनका। तो इस सब चीज़ों को लेकर के हमने जो है वहाँ यहाँ पे उनके कुछ दो ऑफिसर्स थे, हमने स्पेनर के चार्ज पर, स्पाइंग के चार्ज पर उनको है ना वापस भेजा था। इन सब चीज़ों को देखते हुए अभी गवर्नमेंट ने एक और स्टेप लिया है कि भाई हम कमीशन का जो मेंबर है उनको कम करेंगे, स्टाफ को कम किया जाएगा। ये बेसिकली दर्शाता है कि हमारा डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है वो ख़त्म हो रहा है, वो लो पर है एक तरह से। तो ये इसके पहले जो ये ऐसा इंसिडेंट 2001 में हुआ था, जब हमने स्टाफ्स को कम किया था, रिड्यूस किया था डिप्लोमेट्स को, नंबर ऑफ डिप्लोमेट्स को, आफ्टर पार्लियामेंट अटैक जो हुआ था उसके बाद। तो एक तरह से भाई आप समझ सकते हैं, इसका इंटरफेरेंस कर सकते हैं कि भाई ये जो है इशू जो है, अभी जो रिलेशन है वो अभी ऑलरेडी कम पे चल रहा है। तो ये जो बेसिकली यहाँ पे एक और जो टर्म यूज हुआ जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो है वियना कन्वेंशन। तो वियना कन्वेंशन हमने पहले भी एक एडिटोरियल एनालिसिस में कवर किया है आपका एनालिसिस में, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं, लिंक मैंने दिया डिस्क्रिप्शन में। बेसिकली बता दो, वियना कन्वेंशन जो है वो डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो है दो देशों के बीच में, उसको तय करते हैं, उसको एक तरह से डिसाइड करता है। ये ग्लोबल एग्रीमेंट है आपका, नेशनल मतलब कन्वेंशन, सॉरी इंटरनेशनल कन्वेंशन है। इसको हर देश मानते हैं। इसमें बेसिकली क्या है कि जैसे कि अगर एक देश का डिप्लोमेट दूसरे देश में रह रहा है, वहाँ पे जाके, से हमारे डिप्लोमेट पाकिस्तान में रह रहे हैं, चाइना में है डिप्लोमेटिक मिशन जहाँ जहाँ हमारा है, तो उनको पूरी सुरक्षा मिले, उनको मतलब एक आज़ादी मिले। वहाँ पे ऐसा नहीं है कि जो जिस देश में, अगर पाकिस्तान में वो रह रहे हैं तो पाकिस्तान उसको टॉर्चर करे, उनको जेल में बंद कर दे, उनको है ना उनकी डेथ हो जाए, उनको सिक्योरिटी नहीं मिले। तो वैसे फियर के माहौल में कोई रहना नहीं चाहेगा। तो इस चीज़ को ऐसा नहीं हो, ऐसा फियर नहीं हो, आप इंडिपेंडेंटली वहाँ काम कर सकें, तो इसके लिए वियना कन्वेंशन बनाया गया था। इसमें है कि भाई जो डिप्लोमेट्स हैं, जैसे कि हमारे जो ऑफिसर्स जो वहाँ पे पोस्टेड हाई कमीशंस में, उनको इम्यूनिटी दी गई है, कि लीगल इम्यूनिटी, कि भाई उनको आप ऐसे अरेस्ट नहीं कर सकते हैं लोकल लॉज के बेसिस पर, चार्जेस के बेसिस पर। आपको अगर कुछ वैसा कुछ ग्रेव क्राइम किया है तो आपको जो उनका कंट्री है वहाँ पे इंटीमेट करना पड़ेगा, उनसे कंसल्ट करके ही आप उसको अरेस्ट कर सकते हैं, डिटेन कर सकते हैं। उसके बाद उनको फ्रीडम है मूवमेंट करने का। इंडियन के जो डिप्लोमेट्स हैं पाकिस्तान में, वो पूरे पाकिस्तान में घूम सकते हैं फ्रीली। तो ये सब चीज़ें जो है डिप्लोमेट्स को एक फ्रीडम दिया जाता है, ताकि वो आसानी से बिना किसी डर के वहाँ काम कर सके। ये वियना कन्वेंशन के अंतर्गत आता है। तो इंडिया ने कहा है कि ये पाकिस्तान का बिहेवियर जो है इस कन्वेंशन के अनुरूप नहीं रहा है, इसीलिए हम जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है उसको हम कम कर रहे हैं। तो ये आपका है बेसिकली, ये वियना कन्वेंशन 1964 में इन फोर्स में आया था। तो जैसा हमने कहा, लीगल इम्यूनिटी दी जाती है डिप्लोमेट्स को, क्या कि वो आसानी से बिना किसी डर के काम कर सके। उनके जो घर है, उनका जो आप कह सकते हैं जो उनकी फैमिली है, उनको भी एक प्रोटेक्शन दिया जाता है वहाँ की गवर्नमेंट के थ्रू, कि कोई भी वहाँ ऐसा नहीं अटैक कर दे। और ये सारी चीज़ें जो प्रोटेक्शन दी जाती है, फ्रीडम एंड डिग्निटी जो उनकी है उनको बचा के रखना आपको। तो ये सारा कुछ है आपका राइट टू एक्सपेंस इनवॉइस। जैसे हमने जो अभी कुछ इनवॉइस को वहाँ के डिप्लोमेट्स को यहाँ से हटाया था कि वो भी स्पाई कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें होस्ट कंट्री, लेकिन इसको आप एक्सपेल कर सकते हैं, उसको डायरेक्टली आप जेल में नहीं डाल सकते हैं, बंद नहीं कर सकते हैं। आपको जो उनकी देश है, उनका जो देश है, उनको आपको इंटीमेट करना होगा भाई, कि ऐसा ऐसा आपके जो डिप्लोमेट, आपके ऑफिसर जो हैं वो गलत कामों में पकड़े गए हैं, आप उन्हें वापस बुला लीजिए 24 घंटे 48 घंटे में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। ये आपका नेक्स्ट, ये भी फ्रंट पेज का न्यूज आपका, ट्रम्प सस्पेंड H1B वीजा टिल ईयर इन। तो ये अभी आया है आपका कि यूएस गवर्नमेंट है, उन्होंने एक्सिक्यूटिव ऑर्डर निकाला है कि जो वीज़ाज हैं उनको अभी इस साल के अंत तक नहीं दिया जाएगा, और किसी को नई वीज़ा इशू नहीं किया जाएगा।
न्यू H1B वीज़ा थ्रू द एंड ऑफ दिस ईयर। इसमें जो भी वीज़ा शामिल है आपका H4B वीज़ा भी होगा, H1B वीज़ा तो है ही, L वीज़ा है जो कि इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र के लिए यूज़ होता है, H2 वीज़ा है नॉन एग्रीकल्चर वर्कर के लिए, J वीज़ा है। ये सारा वीज़ा जो है पे नए वीज़ा इशू करने पे रोक लगा दी है सरकार ने, यूएसए गवर्नमेंट ने। रीज़न इसका क्या बताया गया है कि भाई कोविड के समय में ऑलरेडी वहाँ पे काफ़ी जो अमेरिकन्स हैं उनकी नौकरी चली जा चुकी है, तो ऐसे में हम बाहर वाले को नौकरी नहीं देंगे। वो कंपनी जो है उनको वहाँ के लोगों को ही नौकरी देनी है पहले प्रायोरिटी पे। तो ऐसा तब होगा जब हम इस वीज़े को सस्पेंड कर देंगे। तो ये बेसिकली इनका रीजन है अमेरिका का कि प्रोटेक्शनिज्म जो होता है उस वो एक तरह से है। तो इसको जो बहुत सारी टेक कंपनी जैसे गूगल ने कल है ना, उसके जो सीईओ है सुंदर पिचाई, उन्होंने इसको कन्फ्रंट किया, उसको ना गलत बताया इसको। तो ये बेसिकली रीजन दिया गया यूएसए गवर्नमेंट की तरफ से। तो और इसके अलावा ये भी कहा गया कि जो ऑलरेडी जिसके पास वीज़ा है या ग्रीन कार्ड होल्डर है उनको पे ये अप्लाई नहीं होगा। अदरवाइज ऐसा न वो ऑलरेडी वो स्टे कर सकते हैं, अगर उनका वीज़ा है तो वो स्टे कर सकते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट आपका तो इसमें जो जानने के लिए आपके और इम्पोर्टेंट है कि क्या-क्या ये वीज़ा होता क्या-क्या है, इसको हम देखेंगे डिटेल में। H1B वीज़ा जो है आपका है, वो नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है, मतलब जो इमिग्रेंट्स का वीज़ा नहीं है। बेसिकली ये जो यूएस की कंपनी है, उनको अलाउ करता है कि वो बाहर के देशों से जो ग्रेजुएट लेवल या स्पेशली जो है ना टेक्निकल काम के लिए उनको चाहिए, वहाँ से वो स्पेशल जॉब के लिए बाहर के वर्कर्स को ला सकते हैं, उनको हायर कर सकते हैं। ये वीज़ा दे करके उनसे काम करवा सकते हैं। ये वीज़ा के साथ-साथ H4B वीज़ा जुड़ा हुआ है, जो कि इससे क्या होता है, जो H1B वीज़ा जिनको मिला है, वो अपने बीवी को, अपने बच्चों को जो 21 साल से कम है, उनको भी साथ में ला सकते हैं, यूएसए में रख सकते हैं। उसको कहते हैं H1 उसको हम कहते हैं H4B वीज़ा। H4 वीज़ा जो है आपको वो H1B वीज़ा के होल्डर के साथ आते हैं, लेकिन वो एलिजिबल नहीं है काम करने के लिए, वो काम नहीं कर सकते क्योंकि वो बेसिकली H1B वीज़ा जो है उनके डिपेंडेंट कहे जाते हैं। लेकिन वो स्कूल अटेंड कर सकते हैं, बच्चे हैं जैसे कि आपके, तो वो स्कूल अटेंड कर सकते हैं, ड्राइवर्स लाइसेंस ले सकते हैं, बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, बट काम नहीं कर सकते हैं H4 वीज़ा पे। दूसरा आपका है L1 वीज़ा। ये बेसिकली जो टेम्पोररी ट्रांसफ़र के लिए काम आता है कि है ना, जो ऑफ फॉरेन वर्कर्स इन मैनेजरियल एग्जीक्यूटिव स्पेशलाइज्ड नॉलेज कैटेगरी टू द यूएस टू कंटिन्यू एम्प्लॉयमेंट विद एन ऑफिस ऑफ द सेम एम्प्लॉयर एफिलिएट। मतलब आप कहीं इंडिया में कहीं काम कर रहे हैं तो वो आप जो है, तो ये जो बेसिकली ट्रांसफ़र के लिए यूज़ होता है कि आप है ना किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, उसमें आप यूएस में जाके वहाँ पे उस कंपनी का जो ब्रांच है वहाँ पे आप जाके काम कर सकते हैं L1 वीज़ा लेकर के। फिर टेम्पोररी नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है और विच दैट अलाउज़ L2 वीज़ा फॉर द स्पाउस। और इसके साथ-साथ क्या जुड़ा हुआ है, वो अपने बीवी बच्चों को आपको लेके जाना है तो वो L2 वीज़ा हो जाएगा। जिस तरह से यहाँ पे H4B वीज़ा था H1B वीज़ा के साथ में, उसी तरह L1 वीज़ा के साथ L2 वीज़ा है आपके डिपेंडेंट के लिए। इसके अलावा H2B वीज़ा जो है ये बेसिकली नॉन एग्रीकल्चर वर्क के लिए, जो टेम्पोररी वर्क के लिए आप यूएसए की कंपनी जो लोग हैं उसको रिक्रूट कर सकते हैं। टेम्पोररी नॉन एग्रीकल्चर सर्विस और लेबर ऑन ए वन टाइम सीजनल पीक लोड और इंटरमीडिएट बेसिस। बेसिकली जो स्पेशलाइज्ड नॉलेज वाला तो ये H1B वीज़ा हो गया। ये स्पेशलाइज्ड नॉलेज नहीं है, नॉर्मल वर्कर्स को आप हायर कर रहे हैं सीजनल काम के लिए, वन टाइम काम के लिए, तो उसको हम कहते हैं H2B वीज़ा। इसके अलावा होता है ग्रीन कार्ड। ग्रीन कार्ड बेसिकली आपको परमानेंट रेसिडेंसी एक तरह से मिल रही है यूएसए की, लेकिन इसको आपको लेके साथ घूमना, सिटीजनशिप नहीं है, ये आप ध्यान रखें। ये बेसिकली आपको रहने का वहाँ परमानेंट है, इसको आपको साथ लेके घूमना होगा हर समय। और उसके बाद इस पे आप रिन्यू कराना होता है 10 साल या 2 साल में, यानी 10 ईयर्स में आपको शायद रिन्यू कराना पड़ता है इसको। तो ये बेसिकली इमिग्रेंट्स को इशू करता है, ये सिटीजनशिप नहीं है, ये आप ध्यान रखें। इट अलाउज अ पर्सन टू लिव एंड वर्क परमानेंटली इन द यूएसए। ठीक है, तो ये सारा डिफरेंट टाइप का वीज़ा है जो आपको है ऑब्जेक्टिव में कहीं भी आपको सवाल आ सकता है, तो इसको आप ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। और जो ये न्यूज़ हमने देखा वो आपका इंटरनेशनल रिलेशन, प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी और जो सर्विस एग्रीमेंट है WTO, उसमें आप इसको यूज कर सकते हैं कि WTO जैसे आपका जो सर्विसेज के लिए भी होता है आपका ट्रेड इन सर्विसेज, तो उसमें आप यूज कर सकते हैं इस चीज़ों को कि कैसे एक देश दूसरे देश को रोक रहा है एक तरह से। नेक्स्ट आपका एडिटोरियल आर्टिकल है अरेस्ट द वायरस ऑफ आर्बिट्ररी पावर। इसमें जो बेसिकली एक आर्बिट्ररी पावर को जो बताया गया है कि कैसे वो गलत है, आर्बिट्ररीली जो पावर या कानून को आप आर्बिट्ररीली यूज कर रहे हैं, सरकार यूज अगर करती है तो वो गलत है, डेमोक्रेसी के लिए सही नहीं है। इस चीज़ों को बेसिकली बताया गया है। इसमें जो स्टार्ट किया गया इन्होंने, एक है ना, अभी एक
बेल जो है प्रेग्नेंट स्टूडेंट एक्टिविस्ट है, जिनका जो बेल जो है रिजेक्ट किया जा रहा है बार-बार, 4 बार आई थिंक वो अपीयर हो चुकी है, 4 बार उनको रिजेक्ट किया जा रहा है। वो प्रोटेस्ट जो है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट हुआ था, उसमें शामिल थी। तो इसको लेकर के जो है ना ऑथर ने राइटर ने बेसिकली बताया कि ये यूज़ जो है आर्बिट्रेरी यूज़ ऑफ पावर है। आप जो बेल है उसको मिलना चाहिए, उसको है ना राइट है, वो बेल नहीं दिया जा रहा है, जो कि केसेस जो है वो उतना है ना गलत तरीके से उसको पेश इस तरह से किया जा रहा है। तो बेसिकली इसमें जो आपको सीखने का है कि कैसे आर्बिट्रेरी यूज ऑफ पावर जो है वो गलत है डेमोक्रेसी के लिए। इसको आप जीएस पेपर 2 में लिख सकते हैं। तो arbitrary use of power implied by absence और selective use of power which is deeply troublesome। तो absence है, selective use of power मतलब कि आप कहीं किसी पे आप उस लॉ को यूज कर रहे हैं, एक कानून को कहीं पे आप यूज कर रहे हैं, कहीं पे आप यूज नहीं कर रहे हैं, कहीं पे आप सही तरीके से यूज कर रहे हैं, कहीं पे आप गलत तरीके से यूज कर रहे हैं। ये बेसिकली है। इससे क्या हुआ, जो फ्रीडम है लोगों का वो चला जाएगा। इन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, एक अच्छा एग्जाम्पल दिया है ड्राइविंग ड्राइविंग का। जैसे कि अगर ड्राइविंग अगर आप कर रहे हैं, अगर सबके लिए कानून बराबर है, तो वो ड्राइविंग आप सेफली जो आपको पता है भाई लेफ्ट लेन ड्राइविंग है, इतना डिस्टेंस हमें तय करना है मुझे घर से ऑफिस के लिए, तो मुझे इतना स्पीड पे चलाना होगा, बिना स्पीड ब्रेक टोए हुए मैं इतने देर में पहुंच जाऊंगा, वो सबके लिए ठीक है। लेकिन अगर आप मान लीजिए आर्बिट्रेरली यूज करते हैं पावर को, आपने किसी एक गाड़ी का चालान काट दिया, दूसरे का गाड़ी का चालान नहीं काटा, एक को ओवर स्पीड में आपने है ना ये रोक दिया, दूसरे को नहीं रोका, दूसरे गाड़ी को वो भी ओवर स्पीड में थी, तो इससे क्या होगा कि जो लोगों में डर रहेगा, फियर रहेगा, और आप जो अपना काम जो इंडिपेंडेंटली नहीं कर पाएंगे, और दो जो लोग हैं, जो बाकी सब डेमोक्रेसी में बहुत सारे जो लोग हैं, उनके ऊपर समन्वय नहीं होगा, क्योंकि पता नहीं किसी को कि किसके ऊपर कानून लग जाए। हमें नहीं पता कि मुझके ऊपर कौन सा न कब कानून लग जाए, मुझे कब जेल में डाल दिया जाए। तो ये चीज़ें जो हैं ये गलत है डेमोक्रेसी के लिए, फ्रीडम के लिए। तो ये ही बताया गया, लॉ इनेबल्स आवर एक्शंस, क्योंकि कानून अगर सबके लिए बराबर है, सेम है, वो उसमें इम्प्लीमेंटेशन में डिफरेंस नहीं है, तो उससे क्या है, हमारा एक्शन जो है, जैसे हमारा ड्राइविंग का जो एक्शन है वो अच्छा रहेगा, वो सही रहेगा, वो हम कैलकुलेट करके जा सकते हैं। लेकिन अगर हम कानून को गलत तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे, तो उसमें क्या होगा कि हमारा जो एक्शन है, जैसे ड्राइविंग का एक्शन जो है वो इफेक्ट होगा। हमें नहीं पता भाई हमें कब पकड़ लिया जाए रास्ता में, कि हम सही भी हैं लेकिन हमें नहीं मालूम कब हमें पकड़ लिया जाए, कब हमें चालान कर दिया जाए। तो ये चीज़ें हैं। इंटरेक्शन टू बिकम्स एंड इनेबल्स आवर एक्शन एंड इंटरेक्शंस टू बिकम ब्रॉडली प्रिडिक्टेबल। तो हम प्रिडिक्टेबल नहीं हो पाएंगे अगर आर्बिट्रेरली यूज किया जाएगा पावर को बिना किसी रीजन के, तो हम प्रिडिक्टेबल नहीं हो पाएंगे। हमारा जो बिहेवियर है वो भी चेंज होगा, कि हमें हमें खुद ही नहीं मालूम भाई हमें कब जेल में डाल दिया जाए, हमें कानून हमारे लिए एक है कि नहीं है। ब्लॉक्स फ्रीडम, तो ये फ्रीडम को खत्म करता है। बी एट द मर्सी ऑफ द whim एंड फैंसी ऑफ समवन एल्स। तो हम किसी और के दया पे जी रहे हैं। किसी और मतलब यहाँ पे है जो पावर वाले लोग हैं, जैसे कि जो पुलिस पुलिस हो गई, आपका चालान के समय में ट्रैफिक पुलिस हो गई, तो उसकी दया पे जी रहे हैं कि वो जब चाहे वो हमें चालान कर दे, जब चाहे हमारी गाड़ी रोक दे। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने बताया यहाँ पर बेसिकली। When power is exercised arbitrarily by state, a person is made to act not in accordance with legitimate general rule, but at the pleasure of state officials। यही इसमें कहा गया है कि अगर आप जो पावर आपको मिला है स्टेट को, स्टेट मतलब गवर्नमेंट को, अगर वो गलत तरीके से यूज करे, आर्बिट्रली यूज करे, मतलब कि ये ना एक जो सही तरीका उससे यूज नहीं करे, तो इससे क्या होगा, लोग जो है वो रूल के हिसाब से नहीं चलेंगे, बल्कि वो जो गवर्नमेंट है उनके ऑफिसर्स के हिसाब से चलना शुरू कर देंगे, जो कि गलत है डेमोक्रेसी में। इसको कहा गया पॉलिटिकल इंसलेमेंट, मतलब आप उसके नौकर हो गए एक तरह से स्टेट के, गवर्नमेंट के, जो कि गलत है। आपका एक तरह से कॉलोनी हो, आपका पॉपुलेशन जो है कॉलोनाइज हो जाएगा। इसके अलावा इन्होंने सोशल स्लेवरी की बात की है। सोशल स्लेवरी मतलब जैसे कि घर में जो नौकर है मान लीजिए आपके, तो वो उस तरह का हो जाए कि आप जो है अपने नौकर को, नौकर जो है वो मालिक के ऊपर है, मालिक जैसा चाहेगा उस हिसाब से उसको काम करना। मालिक बोले रात में काम करो तो रात में काम करना होगा, दिन में करो तो दिन में काम करना होगा। तो ये चीज़ें गलत है डेमोक्रेसी के लिए। After all, the master can dispose of his property at will. Such arbitrary power was routinely exercised by the patriarch in the family। तो फैमिली में बहुत बार देखा गया पैट्रियार्की जो हमारे यहाँ, तो बहुत बार जो है जो पैट्रियार्क मतलब इस पे कहा गया हेड ऑफ द फैमिली है, वो बहुत बार मिसयूज करते हैं पावर को। जो मान लीजिए 10 घर में बेटा बेटी है, तो बेटी के ऊपर गलत रूल लग रहा है, बेटे के ऊपर अलग रूल लग रहा है, नौकर के ऊपर अलग रूल लग रहा है, दूसरे बेटे के ऊपर अलग रूल है। तो ये चीज़ें जो है गलत है।
लाइक वाइज अनब्रिल्ड कैपिटलिज्म इज मार्क्ड बाय, ऐसे कैपिटलिज्म का एग्जाम्पल दिया, जैसे कि कैपिटलिज्म अगर हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो उसमें क्या हो रहा है कि लेबर रेगुलेट लॉ है लेबर रिक्रूट करने का, वो बदल जाता है। किसी कंपनी के लिए कुछ रूल है, किसी कंपनी वर्कर को हायर और फायर किया जा रहा है, वर्कर की राइट नहीं है। उसके अलावा जो एम्प्लॉयर के विल पर डिपेंडेंट है वो वर्कर, वो जब चाहे उसको निकाल सकता है, जब चाहे उसको रख सकता है। आवर फिक्स नहीं है हमारे यहाँ। तो ये चीज़ें जो है बेसिकली इन्होंने जो एग्जांपल दिया है, ये सारा एग्जांपल जो दिया है बेसिकली यही बताया जा रहा है कि पावर जो है चाहे वो किसी भी तरह सेटिंग, घर में हो, फैमिली में हो, एम्प्लॉयमेंट में हो, या फिर एक गवर्नमेंट के अंदर पूरी तरह से हो, एक सरकार के अंदर हो, पावर या रूल जो है वो सबके लिए बराबर होना चाहिए, उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है सबके लिए समान तरीके से होना चाहिए। ये इन्होंने बताने की कोशिश की है। अगर नहीं होगा तो क्या होगा, स्लेवरी होगी, कि आप जो है अपने मास्टर पे या फिर गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट है, गवर्नमेंट जो है आपको एक तरह से नौकर हो गया आप गवर्नमेंट के, स्टेट के। इसका इधर इधर मैंने पुराना एक एग्जाम्पल भी दिया, जैसे कि इमरजेंसी के समय क्या था, अपोजिशन लीडर्स वे थ्रोन इन जेल ऑन फॉल्स चार्जेस ऑफ कंस्पायरिंग अनदर स्टेट। तो यही चीज़ उन्होंने बताया कि जैसे इमरजेंसी इमरजेंसी का तरह का हो जाएगा कि भाई जो अथॉरिटेरियन रूल हो जाएगा हमारा, जो अभी डेमोक्रेसी है वो अथॉरिटेरियन में बदल जाएगा। मतलब कि किसी एक गवर्नमेंट के पास सारा पावर है, वो जो चाहे वो करे, रूल ऑफ लॉ नहीं रहेगा। तो इमरजेंसी का एग्जाम्पल, जैसे इमरजेंसी में क्या था, अपोजिशन लीडर्स को बिना किसी जुर्म के गलत चार्जेस पे जो उनको जेल में डाल दिया गया। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए डेमोक्रेसी में। उसके बाद इन्होंने भी रेस्ट ऑफ जो एक्टिविस्ट की बात की, इन्होंने इस पे आए कि आर्टिकल 21 में जो आपका राइट्स है, आप राइट टू लाइफ लिबर्टी फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 22 है कि भाई आपको उसको बताना होगा कि क्या किस चार्जेस पे आपने उसको अरेस्ट किया है। प्रिवेंटिव डिटेंशन जिसका चार्जेस पे इसको रखा जा रहा है, ये बहुत ही फिल्मसी है, मतलब कि इसको आपको बहुत कम यूज करना चाहिए, इसको इस समय यूज करना सही नहीं है। तो ये बेसिकली इसी चीज़ को बताया गया है कि भाई पूरे एडिटोरियल में कि पावर जो है, कानून जो है सबके लिए बराबर होना चाहिए, चाहे वो फैमिली में हो, चाहे वो आपका एम्प्लॉयमेंट में हो, चाहे वो गवर्नमेंट में हो, उसका इम्प्लीमेंटेशन सबके लिए बराबर होना चाहिए। तो ये आपका जो है जीएस पेपर 2 जैसे मैंने कहा, उसमें आप पावर का लिख सकते हैं, और है ना कैसे डेमोक्रेसी में जो लॉ इम्प्लीमेंटेशन वो सही होना चाहिए। अगला एडिटोरियल आपका है शार्प एंड ऑफ मिलिट्री पावर। तो ये बेसिकली जो है इंडियन एयरफोर्स के ये एक्स ऑफिसर हैं। इन्होंने बेसिकली जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में अभी देखा गया उस पर बताया कि कैसे एयर पावर जो है, मतलब कि एयरफोर्स का पावर जो है उसको हमें बढ़ाने की ज़रूरत है, वो एक इफेक्टिव कारगर साबित होगा बॉर्डर पे। वो काफ़ी एडवांटेज हमारा आईएफ का, इंडियन एयरफोर्स का, कंपेयर टू चाइना का एयरफोर्स जो है। तो हमें इसको यूज करने की ज़रूरत है और इसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, कैसे इसको और मजबूत किया जाए। इसी के बारे में मैंने बताया है, बेसिकली बहुत सारा टेक्निकल टर्म यूज किया है यहाँ पे, कि हमारा एडवांटेज है बेसिकली क्योंकि हमारी फाइटर फ्लीट जो है वो 4th जनरेशन की है। जो पाकिस्तान की फ्लीट है वो उतनी इम्पोर्टेंट नहीं, उतनी इफेक्टिव नहीं है। आईएएफ के पास जो बेसेज हैं, ऑपरेशनल बेसेज, वो ज़्यादा हैं ये चाइना के बेसेज के, एलएसी के बगल अगल हम देखें, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अगर बॉर्डर के अगल बगल देखें तो आईएएफ का बेस ज़्यादा है कंपेयर टू चाइनीज एयरफोर्स। इसमें हमारा पोजीशन एडवांटेज है, हमारा पॉजिटिव है। इसके लेकिन दो जो मेन कंसर्न है यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस नेटवर्क स्ट्रंग अप बाय पी11 पीएफ। तो तिब्बत में जो चाइनीज आर्मी है, चाइनीज एयरफोर्स है, उनका एक स्ट्रॉन्ग जो है नेटवर्क है, आपका ग्राउंड बेस्ड नेटवर्क है एयर डिफेंस का। एयर डिफेंस मतलब एयर डिफेंस जो है आपका नेटवर्क है वो वहाँ पे ज़्यादा अच्छा है तिब्बत में, बगल में, जो इंडिया के पास नहीं है। दूसरा जो है चाइनीज एयरफोर्स का दूसरा जो एडवांटेज क्या है, लॉन्ग रेंज एयर डिलीवर्ड क्रूज मिसाइल्स। उनके पास जो है, जो एयरफोर्स है उनका, वो कैपेबल है मिसाइल डिलीवरी में, लॉन्ग रेंज मिसाइल डिलीवरी में। जो मिसाइल्स होते हैं जो फायर करने का होता है, तो वहाँ के एयरफोर्स जो एयरक्राफ्ट जो है वो डिलीवर कर सकते हैं लॉन्ग रेंज मिसाइल्स। इंडिया में अभी जो है ब्रह्मोस को अभी अलाउ किया गया है, जो कि वो भी अभी 300 किलोमीटर तक मार कर सकता है। ज़्यादा बड़ा जो लंबी दूरी का मिसाइल जो है इसमें अभी तक इंटीग्रेट नहीं किया गया एयरफोर्स में। तो यहाँ हमें एक काम करने की ज़रूरत है गवर्नमेंट को। इसके अलावा इन्होंने बताया ये अपाची हमारे पास है, जो कि काफ़ी अच्छा है, पावर है, फुल रहेगा लद्दाख में। उसके अलावा जो बनाया एरिया ऑफ सर्विलेंस में जो चाइना काफ़ी अच्छा है, आपका योगान सीरीज ऑफ लो अर्थ ऑर्बिट्स है उनके पास, जिससे वो वहाँ पे सर्विलेंस कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कहाँ पे हमारा पावर कितना है, कहाँ पे हमारे एयरक्राफ्ट्स हैं, दुश्मन देशों का जगह दे सकते हैं। यहाँ पे हमें ज़रूरत है
सर्विलेंस सिस्टम की, जो हमारे पास अभी उतना अच्छा नहीं है, ताकि वो हम जो दुश्मन का एसेट्स कहाँ-कहाँ है, कहाँ-कहाँ उन्होंने उनका बेस है, कितने एयरक्राफ्ट्स है, और एयरबोर्न सर्विलेंस सिस्टम हमें ज़रूरत है, जिसको हमें देखने की ज़रूरत है। तो ये बेसिकली उन्होंने बताया क्या-क्या हमें एयरफोर्स के टर्म्स में करने की ज़रूरत है, एयरफोर्स को अपग्रेड करने की ज़रूरत है, और क्या-क्या उसमें हमें करने की ज़रूरत है, इसके बारे में उन्होंने बताया है। तो बजटरी कट्स अभी हो गए हैं काफ़ी, जिसको कि और बजट में देने की ज़रूरत है इसके लिए, और कटिंग एज प्लेटफॉर्म्स जो हैं वेपन सिस्टम ये डेवलप करने की ज़रूरत है एयरफोर्स के लिए। बेसिकली इन्होंने यही बताया है कि भाई जो इंडियन एयरफोर्स है उसको हमें और अपग्रेड करने की ज़रूरत है, उसमें और पैसे लगाने की ज़रूरत है, और टेक्नोलॉजी यूज करने की ज़रूरत है। कहाँ कहाँ पे भाई, एक तो मिसाइल हमें इंटीग्रेट करना है, ऐसे फाइटर प्लेन जिसमें कि मिसाइल, लंबी दूरी की मिसाइल को हम इंटीग्रेट कर पाए, एयर डिफेंस नेटवर्क चाहिए, और सर्विलेंस सिस्टम चाहिए। इसको बेसिकली आप सिक्योरिटी जो है आपका पेपर 3, जीएस पेपर 3 जो है उसमें आप लिख सकते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी में, कि हमें और क्या बजट, क्या क्या जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर उसमें करने की ज़रूरत है, कहाँ कहाँ हमें उसको अपग्रेड करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट आपका एडिटोरियल है आपका ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। इसमें बेसिकली जो है राइटर ने बताया कैसे कि कोविड जो हमने देखा, इसमें बताया कैसे जो है लोग जुड़े हुए हैं। एक लेसन कोविड ने बताया हमें ह्यूमैनिटी में कि प्लेसेस, पीपल एंड नॉन ह्यूमन एंटिटीज एंड प्रोसेसेस आर कनेक्टेड। तो सारे लोग कनेक्टेड हैं, नॉन ह्यूमन एंटिटीज भी कनेक्टेड है। तो इसको देखते हुए इन्होंने कहा कि एजुकेशन सिस्टम जो हमारा जो करिकुलम है, जो हम पढ़ाते हैं, उसमें हमें चेंज लाने की ज़रूरत है, ताकि हम इस चीज़ों को पढ़ा सकें, ग्रीन इकोनॉमी को। जो ग्रीन इकोनॉमी क्या होता है भाई, कि इकोनॉमी जिसमें कि भाई हम इन्वायरमेंट को ज़्यादा हार्म नहीं पहुंचा, इन्वायरमेंट को भी हम देखते हुए चले। ये ऐसा नहीं है भाई हमने फैक्ट्री से लगा दी, जीडीपी बढ़ा दिया हमने, लेकिन इन्वायरमेंट को उससे बहुत सारा नुकसान हो गया, पेड़ कट गए, डिफॉरेस्टेशन हो गया, नदी जो है वो पॉल्यूटेड हो गई, जानवर मर गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ग्रीन इकोनॉमी मतलब कि हम जीडीपी भी एक ऐसी इकोनॉमी जिसपे इन्वायरमेंट को हमने इनकाउंटर किया, एनवायरनमेंट को हमने देख के चले, एनवायरनमेंट भी सुरक्षित है और बड़ा है। तो ये इसको हम कहते हैं ग्रीन इकोनॉमी। तो इसी के लिए उन्होंने राइटर ने लिखा है कि भाई कैसे हमको ग्रीन इकोनॉमी का आइडिया जो है वो हमें अपने करिकुलम में, जो कोर्सेज में बच्चों को जो पढ़ाते हैं उसमें हमें डालने की ज़रूरत है, ताकि लोग जो है, बच्चे जो हैं उस चीज़ों को समझ सके फ्रॉम द बिगिनिंग। तो जैसे कि इसीलिए कहा है वी मस्ट रिकॉग्नाइज द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड विथ आवर एवरीडे लाइफ। तो कैसे हमारा जो नेचुरल वर्ल्ड है उसको हम कैसे कनेक्टेड है उससे, ये हमें बताने की ज़रूरत है बच्चों को। एंड विथ द वेल बींग्स ऑफ द प्लेनेट, और ये कैसे ये ज़रूरी है, हमारा अर्थ जो है सिस्टम, अर्थ जो हमारा जो पृथ्वी है उसको हम अच्छे से रख सकते हैं, अगर हम इस कनेक्टेडनेस को समझ सके, कनेक्शन को समझ सके कि नेचुरल वर्ल्ड को कितना ज़रूरी है हमारे लिए। तो एजुकेशन में क्या-क्या ज़रूरत है, इन्होंने कहा है कि भाई सभी जो कोर्स है, जैसे हम हिस्ट्री जो पढ़ाते हैं, ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, इन सभी में चेंजेस लाने की ज़रूरत है पढ़ाने के तरीके में, और साथ-साथ उसका जो करिकुलम है, जो हम पढ़ाते हैं, उसका कंटेंट में भी ज़रूरत है। जैसे वी ऑट टू इंटीग्रेट डोमेन्स ऑफ नेचुरल, जैसे कि इन्होंने कहा हिस्ट्री में क्या पढ़ाते हैं भाई, कि कब-कब वॉर हुआ, लड़ाइयाँ लड़ी गई, उसमें कौन जीता, कहाँ पे लड़ाई जीती, कितने लोग मरे। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि इसमें चेंजेस क्या करने की ज़रूरत है, शुड इंक्लूड इकोलॉजिकल चेंजेस टू द लैंडस्केप इन द रीजन एज पार्ट ऑफ इट। मतलब कि अगर कोई लड़ाई हुई है, अगर मान लीजिए वॉर हुआ, उसके कारण इकोलॉजिकली क्या चेंज हुआ वहाँ पे, मान लीजिए हमने वर्ल्ड वॉर 2 लड़ा, तो उसमें क्या चेंज हुआ इकोलॉजी में। इंडिया में से एंग्लो वार्स हुए, बहुत सारे ब्रिटिश ने जो वहाँ के मराठा, एंग्लो मराठा वार हुआ, नेपाल वार हुआ आपका। तो ये सारी जो लड़ाइयाँ हुई, इसमें इकोलॉजी को क्या हार्म हुआ, इकोलॉजी वहाँ के मतलब पेड़ पौधे, डिफॉरेस्टेशन हुआ, वहाँ पे क्या हुआ, इसको हमें बताने की ज़रूरत है साथ साथ में। ये हम नहीं बताते हैं, अभी पढ़ते नहीं हैं, तो ये हमें ज़रूरत है। वी नीड इंटीग्रेशन विद इकोलॉजिकल कनेक्शन एंड चेंजेस। व्हाट आर द कंसिक्वेंसेज फॉर, जैसे कि इन्होंने एक और कहा है कि ब्रिटिश ने जो रेलवे बनाया, रेलवे जो इस्टेब्लिश किया कि भाई हम रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट करेंगे गाँव से, माइनिंग से, उसका क्या इफेक्ट पड़ा इकोलॉजी के लिए, इसको हमें बताने की ज़रूरत है। इन्वायरमेंट पे इसका क्या इफेक्ट पड़ा, जैसे कि ट्रेन जो है वो उस समय लकड़ियों से चलती थी, लकड़ी जला के चलाते थे, लकड़ी कहाँ से आती थी, डिफॉरेस्टेशन से होता था। तो ये हमें बताने की ज़रूरत है कि कैसे उसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हुआ इन्वायरमेंट पे, या पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या हुआ, ये भी हमें बताने की ज़रूरत है हिस्ट्री में। उसी तरह ज्योग्राफी में भी हमें बताने की ज़रूरत है, लैंड, फॉरेस्ट, हाउ सिटी कैसे डेवलप हुई, कितने पेड़ काटे गए, कैसे है वो, वहाँ पे जंगल था पहले, या नदी था, नदी के ऊपर हमने शहर बसा दिया। तो ये सारी चीज़ें जो है कितना इससे हार्म हुआ वाटर को, लोगों को, ये सब बताने की ज़रूरत है हमें।
केमिस्ट्री शुड बिगिन विद द साइकिल्स, जैसे नाइट्रोजन साइकिल्स, कार्बन साइकिल अभी हम पढ़ते हैं, इन्वायरमेंट में भी पढ़ते हैं। इससे स्टार्ट होना चाहिए, पीरियोडिक टेबल से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि इससे स्टार्ट होना चाहिए, ताकि लोग जो है उसको लिंक कर सके बायोस्फीयर से, रॉक से, मिनरल से, कि कैसे ये लिंक अप है। इससे हमें स्टार्ट करना चाहिए ताकि लोग, बच्चों में एक अलग संदेश जाए। तो लिंकेज जो जरूरी है, मैन मतलब ह्यूमन और नॉन ह्यूमन एंटिटीज में लिंक बनाना, कैसे ये लिंक इंपॉर्टेंट है, ये बताना जरूरी है बच्चों को, ताकि हम क्लाइमेट चेंज समझ सके और उसको बच्चे जो है अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सके, अपने आगे की ज़िंदगी में उसको इम्प्लीमेंट कर सके। तो ये बेसिकली एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या चेंज आने की ज़रूरत है, ये आप जीएस पेपर 2 में भी लिख सकते हैं, स्पेशली जीएस पेपर 4 में भी आप इथिक्स में भी इसको लिख सकते हैं, और ऐसे में भी आप इस चीज़ को लिख सकते हैं। बहुत बार ऐसे आता है आपका करिकुलम को लेकर के, या फिर क्लाइमेट चेंज को लेकर के, या फिर एजुकेशन सिस्टम को लेकर के, उसमें आप इन चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हैं, कैसे हमें क्या क्या चेंज ला सकते हैं हम एजुकेशन सिस्टम में। नेक्स्ट आपका है क्रॉप्स ऑफ आयरनीज, ये भी एडिटोरियल आपका आर्टिकल है। इसमें बेसिकली जो है अभी अमेंडमेंट किया गया है, चेंजेस लाया गया, तो बेसिकली फार्मिंग सेक्टर को लेकर के, कैसे फार्मिंग सेक्टर जो अभी भी ग्रो नहीं कर पा रहा है, फार्मर्स की कंडीशन अच्छी नहीं है, माइग्रेंट लेबर जो है वो वापस लौट रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, जो कि फील्ड में जिन्होंने काम किया वो भूखे मर रहे हैं। इन चीज़ों को देखते हुए जो है राइटर ने बेसिकली कुछ बताया है कि क्या हमें करने की ज़रूरत है। जैसे वन नेशन कार्ड का हमने बात किया, लेकिन वो अभी हमें ज़रूरत क्या है भाई, कि हम सभी लोगों को जिसके पास राशन कार्ड नहीं है उसको भी हम दे सके, खाना दे सके, भूखे कोई नहीं मरे। तो ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे सजेशन दिया है, बेसिकली ये सजेशंस है आपका, जिसको आप पढ़ लें, इम्पोर्टेंट है आपका, जिसको आप लिख सकते हैं एग्जाम में आंसर में। स्विच फ्रॉम फूड कैश क्रॉप टू फूड क्रॉप, तो जो कैश क्रॉप में लोग ग्रो कर रहे हैं उसको हमें ज़रूरत है फूड क्रॉप्स में बदलने की, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा खाने का जो अनाज है वो लोगों तक रहे, यहाँ पे खाने का अनाज मिले, लोगों को भूखे नहीं मरे कोई। उसके अलावा इन्वेस्ट इन डायरेक्टिंग डायरेक्टिंग सप्लाई चेन्स लोकली, सप्लाई चेन जो उसको है ना, उसमें इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। इंक्रीज गवर्नमेंट एलोकेशन टू द पुअर फार्मर्स थ्रू पीएम किसान स्कीम। ये जो स्कीम है पीएम किसान, ये बेसिकली लास्ट ईयर स्टार्ट हुआ था। इसमें क्या था कि जो कैश ट्रांसफ़र किया जाएगा, कैश ट्रांसफ़र की बात है, अराउंड 6,000 रुपीज़ है शायद, फार्मर्स को जिनके पास कुछ एक लिमिट रखा, जिनके पास इतना लैंड है उसके लिए, स्मॉल फार्मर्स के लिए 6,000 रुपया जो है गवर्नमेंट कैश ट्रांसफ़र करेगी। इसके लिए इन्होंने कहा, यह सजेशन दिया है कि इसमें हमको सभी को इंक्लूड कर देना चाहिए, जिसके पास ज़मीन नहीं भी है वैसे फार्मर्स को भी, लैंडलेस फार्मर जो है, अभी माइग्रेंट जो है, उनको भी हमें ये पैसा देना चाहिए, ताकि वो भूखे नहीं मरे। अगर फार्मिंग मान लीजिए नहीं कर पा रहे हैं, वो वापस लौट आए हैं, तो वो कैसे खाना खाएंगे, तो उनको भी कुछ कैश ट्रांसफ़र हमें पीएम किसान स्कीम के अंदर उसको भी इंक्लूड करना चाहिए। इंश्योर टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स फॉर द नेक्स्ट सीजन, तो मतलब जो सीड्स और फर्टिलाइजर चाहिए अभी किसानों को अगले सीजन के लिए, वो हम सही से अवेलेबल करा सकें। ग्राम सभा को हम इसमें यूज कर सकते हैं, इन्वॉल्व कर सकते हैं। इन्वॉल्व फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, तो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं आपके, जो फार्मर्स का ग्रुप एक तरह से हम कर सकते हैं। इनफॉर्मल ग्रुप है, फॉर्मल ग्रुप है, उसको हमें यूज करना चाहिए कि फार्मर्स का जो राइट्स है वो उनको मिले, जो उनका जो हक है वो उनको मिले, पैसा जो उनको मिले। तो ये चीज़ें मेरे सजेशन है, जिसको आप फार्मिंग के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट आपका जो है 100 ईयर्स लेटर मालाबार रिवेलियन फाइट्स फॉर स्क्रीन स्केप, तो ये बेसिकली जो मालाबार रिवेलियन था आपका 1921 का, उसका 100 साल पूर्णे जा रहा है अगले साल 2021 में। इसको लेकर के कुछ फिल्में आ रही हैं, कुछ फिल्म स्क्रीन पे आ रही है, उसके लिए बताया गया है। तो बेसिकली जो इम्पोर्टेंट आपके लिए एग्जाम के लिए वो है आपका हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, मालाबार रिवेलियन है क्या। ये आपने पढ़ा होगा पहले भी हिस्ट्री में, इसको हम रिवाइज कर लेते हैं। मोपला रिवेलियन भी कहा जाता है उसको, मालाबार रिवेलियन भी कहा जाता है। ये बेसिकली खिलाफत मूवमेंट जो समय था, जो कांग्रेस खिलाफत मूवमेंट था, उसी का एक तरह से एक्सटेंशन है। केरला में हुआ था, मोपला रीजन में, मालाबार रीजन में, सॉरी। ये जो इससे क्या हुआ, जो खिलाफत मूवमेंट जो था एक तरह से, तो आ, उससे क्या हुआ कि कम्युनल फीलिंग वहाँ पे मालाबार में लोगों के बीच में आ गई, वहाँ के फार्मर्स के बीच में। और ये मूवमेंट जो हुआ आपका, वो था ब्रिटिश और हिंदू लैंडलॉर्ड्स। वहाँ पे क्या था, बेसिकली जो फार्मर्स थे, जो लैंडलेस फार्मर्स थे, वो बेसिकली थे आपके मुस्लिम्स, और जो लैंडलॉर्ड्स थे वहाँ पे, जो जमींदार जो थे ब्रिटिश में, वो आपके थे हिंदूज। तो एक तरह से कम्युनल फीलिंग बेसिकली डेवलप हो गई, और ये मूवमेंट बेसिकली कम्युनल तरीके से चला गया, राइट्स होने लगे वहाँ पर, वायलेंस बहुत हो गया। अब वहाँ पे जो हिंदू लैंडलॉर्ड्स थे उनको उनका ज़मीन पट्टा जला दिया गया, ऐसे सब चीज़ें हुई, राइट्स हुआ। लार्ज स्केल वायलेंस
विच सॉ सिस्टमेटिक परसिक्यूशन, तो बहुत सारे हिंदू जो लैंडलॉर्ड्स उनका भी उनको उनको डेथ कर दिया गया, उनको मार दिया गया, ब्रिटिश ऑफिसर्स को मार दिया गया। इस तरह से वायलेंट मूवमेंट हो गया, नॉन वायलेंट मूवमेंट नहीं था ये। खिलाफत जो था जैसे नॉन वायलेंट मूवमेंट था, ये नॉन वायलेंट मूवमेंट नहीं रहा। मैनी होम्स एंड टेम्पल्स वर डिस्ट्रॉयड। तो ये था आपका मोपला रिवेलियन 1921 का। इसमें 3 मेजर लीडर्स थे जिनका नाम आता है आपका अली मुसलिया, वरियकुंटनत, हाजी और सीती कोया थंगल। तो ये किसी 3 लीडर्स है जिसके ऊपर फिल्म भी बन रही है बेसिकली। तो ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है, लीडर्स कौन कौन है इस मूवमेंट के, ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा सकता है। और इसको मूवमेंट को फिर जो है ब्रिटिश ने फोर्स यूज करके इसको ख़त्म कर दिया ना। जो वहाँ पे स्पेशल बटालियन उन्होंने बनाया था मालाबार स्पेशल फोर्स, इसको भी ख़त्म कर दिया ब्रिटिश ने फोर्स यूज करके, जो है वहाँ बंदूक करके वहाँ पे उसको क्रश कर दिया मूवमेंट को। तो ये बेसिकली मालाबार रिबेलियन है। आपका हिस्ट्री जो है आपका पेपर 1 और प्रीलिम्स जो है आपका उसमें आपको ये याद रखना है, क्योंकि ये न्यूज़ में है, हो सकता है इस पर सवाल भी पूछा जा सके प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। नेक्स्ट आपका है इंडिया प्लान्स इंटरनेशनल फ्लाइट्स। ये बेसिकली इंटरनेशनल फ्लाइट्स स्टार्ट करने की बात हो रही है अभी, जो अभी तक बंद थी। इसमें जो है एक इम्पॉर्टेंट जो टर्म है जो आपको जानने के लिए, बाकी तो इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए आपका, एक है ट्रैवल बबल। ट्रैवल बबल बेसिकली क्या है, अभी कोविड के समय में आया है न्यूज़ में। ये बेसिकली क्या है कि परमिट्स रिलेटिवली अनरिस्ट्रिक्टेड एंड रिस्क फ्री ट्रैवल बिटवीन 2 कंट्रीज पोजिशन सिमिलर विस द स्प्रेड ऑफ कोविड-19। मतलब 2 देश जो हैं जिनमें कोविड, 2 देश है मान लीजिए जिनकी में कोविड का जो इन्फेक्शन है ऑलमोस्ट सेम लेवल पर है या नहीं है, वैसे 2 देश जो है आपस में मिल करके बायलैटरली एयर ट्रैफिक जो है स्टार्ट कर रहे हैं, तो उससे हम कहते हैं ट्रैवल बबल। कि भाई यहाँ भी इन्फेक्शन उतना ही रेट उतना ही है, यहाँ पे इन्फेक्शन या फिर नहीं है दोनों जगह, तो दोनों देश मिल करके भाई अपन एयर ट्रैफिक जो स्टार्ट कर दे, प्लेन यहाँ से यहाँ लोगों को जा रही है, इसको हम कहते हैं ट्रैवल बबल, बायलैटरल बबल्स। मतलब 2 देशों के बीच में हो रहा, सभी देशों से हम नहीं कर रहे हैं। जिस देशों में इन्फेक्शन रेट कंट्रोल्ड में है उसी देशों के साथ हम वहाँ पे एयरलाइन शुरू करेंगे। तो इसको मैंने डिफाइन भी किया, ट्रैवल बबल बेसिकली क्या है, रिकनेक्टिंग कंट्रीज और स्टेट्स दैट हैव शोन अ गुड लेवल ऑफ सक्सेस इन कंटेनिंग द नोवल कोरोना वायरस डोमेस्टिकली, जिनके में इन्फेक्शन रेट कंट्रोल्ड में है, ताकि ऐसा ना हो हमने फ्लाइट शुरू की वहाँ से जो इन्फेक्टेड लोग हैं यहाँ आ गए फिर यहाँ पे इन्फेक्शन और बढ़ने लगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जहाँ पे कंट्रोल्ड है इन्फेक्शन वहीं से हमें फ्लाइट शुरू करने का बात हो रही है, ताकि जो लोग हैं इन्फेक्टेड लोग यहाँ पे नहीं आ जाए, इन्फेक्शन हमारे यहाँ और नहीं बढ़ जाए। सच ए बबल वुड अलाउ मेंबर्स ऑफ द ग्रुप टू रिकिंडल ट्रेड टाइज, इससे ट्रेड टाइज ऑब्वियसली बात बढ़ेगा क्योंकि जो लोग आ जा पाएंगे। एंड किक स्टार्ट सेक्टर सच ए ट्रेवल टूरिज्म सेक्टर जो है बहुत डिपेंडेंट इंटरनेशनल टूरिस्ट पे, ये थोड़ा हो सकता है अच्छा हो पाए, इसमें कुछ रेवेन्यू आ पाए। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है ट्रैवल बबल। तो फ्रेंड्स ये था आज का हिंदू एनालिसिस, और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर लाइक करें और शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप फेसबुक पे। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। पॉलिटिकल लेक्चर्स भी है जिसको आप देख सकते हैं, इकोनॉमिकल लेक्चर्स भी है जिसको आप देख सकते हैं। और मुझे आप सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे। और आप डेली क्विज भी है, करंट अफेयर क्विज यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, और बाय बाय। नेक्स्ट कल फिर मिलेंगे हम लोग हिंदू एनालिसिस के साथ।